नमस्कार साथियों, केशव सिंह वॉइस में आप सभी का स्वागत है। ये आपकी आवाज़ है, जनता की आवाज़ है, आपके मन की आवाज़ है। जो आप सभी लोग सोचते हैं वही मैं सोचता हूँ और उसे शब्दों में पिरोकर, शब्दों में डालकर उसे आप लोगों के सामने लाने का प्रयत्न करता हूँ, कोशिश करता हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं इसमें कितना कामयाब हुआ हूँ या नहीं हुआ हूँ, लेकिन कोशिश निरंतर जारी रहेगी। आज का विषय है सरकारों को पैसे कहाँ से मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, कितना मिलता है। यदि सरकार 1 रुपये कमाती है या 1 रुपये उसके खजाने में आता है तो वो कहाँ से वो 1 रुपये आते हैं, इसे हम सभी को, आम जनता को, सभी को जानने की ज़रूरत है। और एक चीज़, और एक बात है जिस पर मैं बोलना चाहूँगा कि भारत में दिल्ली की सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, जो वहाँ की गरीब जनता को, आम जनता को, आम नागरिकों को कुछ चीज़ें, रियायतें दे रही है। जैसे बिजली, पानी, स्वास्थ्य, इन सब चीज़ों पर वो अपने तरफ से कुछ दे रही है। जिसे कुछ लोग, तथाकथित लोग, उसे ये कह के ये नाम देते हैं कि मुफ्त में दे रही है। तो मैं कुछ आंकड़ों और इन सब के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी सरकार अगर जनता को कुछ दे रही है तो मुफ्त में वो कुछ नहीं दे रही है, बल्कि जनता सरकारों को देती है। गरीब आदमी, गरीब इंसान भी अपनी तरफ से कुछ योगदान जरूर करता है सरकार में, सरकारी खजाने में। तो इस बात को हमको समझना पड़ेगा। आइए हम देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि सरकारों को कहां से पैसे मिलते हैं, किन किन मदों में पैसे मिलते हैं, कैसे सरकार की कमाई होती है। सरकार की कमाई का जो सबसे बड़ा रास्ता होता है वो टैक्स है। फिर चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो, प्रत्यक्ष कर हो, या इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर। डायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर क्या होता है? वो टैक्स जो कमाने वाला या लेन देन करने वाला सीधे भरता है। इसकी जिम्मेदारी किसी तीसरे को ट्रांसफर नहीं हो सकती, किसी तीसरे को नहीं दी जा सकती। इनमें इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स या कंपनियों का इनकम टैक्स शामिल है। कैपिटल गेन्स टैक्स भी ऐसा ही टैक्स है, और बहुत पहले खत्म हो चुका वेल्थ टैक्स और एस्टेट ड्यूटी या मृत्यु कर भी इसमें शामिल है। इसमें से सीधे सरकारों को, हमसे, नौकरी पेशा लोगों से, इस सबसे सीधे पैसा उनके खजाने में जाता है, जिसे हम इनकम टैक्स के रूप में भी हम जानते हैं। अब आइए हम चार्ट के माध्यम से समझते हैं कि बाकी का पैसा जो सरकारों को है वो कहां से मिलता है। इसे आप ध्यान से देखिए और समझिए। सरकार को पैसा कैसे मिलता है? कॉर्पोरेट टैक्स, देख रहे हैं, 18 पैसे। इनकम टैक्स 17 पैसे। दोनों को अगर मिला दिया जाए तो 35 पैसे डायरेक्ट टैक्स से मिलता है। उसके ऊपर जीएसटी के 18 पैसे, जीएसटी के 18 पैसे, सेंट्रल एक्साइज के 7 पैसे और सीमा शुल्क के 4 पैसे, यानी इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में 29% हासिल होता है। तो रुपयों में 64 पैसे टैक्स के जरिए आते हैं। आपने देखा इसमें इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्सेस हैं ये। तो 64 पैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पैसों से, डायरेक्ट टैक्सों से मिलता है।
टैक्स के अलावा भी आय के सरकारी साधन हैं। चालू साल के बजट में यह 64% रकम करीब 20 लाख करोड़ रुपए थी, लेकिन खर्च तो होना था लगभग 30 लाख। तब ये जो बाकी का इंतजाम है वो कहां से होगा, इसे समझते हैं। अब सरकार के पास आमदनी के 3 रास्ते हैं। पहला, नॉन टैक्स रेवेन्यू, यानी वो कमाई जो टैक्स से नहीं आती लेकिन रेवेन्यू यानी राजस्व खाते की आमदनी है। टैक्स के अलावा भी सरकार की कमाई के दर्जनों रास्ते हैं। आप सरकार की जो सेवाएं इस्तेमाल करते हैं, हम सभी जो सरकार की जो सेवाएं इस्तेमाल करते हैं, जैसे उनकी फीस देनी पड़ती है, बिजली, टेलीफोन, गैस बिल का एक छोटा सा हिस्सा, तमाम चीज़ों पर मिलने वाली रॉयल्टी, लाइसेंस फीस, राज्य सरकारों को दिए कर्ज पर मिलने वाला ब्याज, रेडियो टीवी का लाइसेंस, सड़कों और पुलों का टोल टैक्स, पासपोर्ट, वीज़ा वगैरह की फीस, सरकारी कंपनियों के मुनाफे का हिस्सा, और बीच बीच में रिजर्व बैंक से सरकार जो रकम वसूलती रहती है वो भी बहुत कुछ, और भी बहुत कुछ है। हालांकि इनमें कई चीज़ों से बहुत छोटी छोटी रकम आती है, फिर भी कुल मिलाकर 10% इस रास्ते से भी आ जाता है। और अब बची नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स, यानी पूंजी खाते में आने वाली वो रकम जो कर्ज नहीं है। हालांकि राज्य सरकारों को या विदेशी सरकारों को दिए हुए कर्ज की वापसी इसी खातों से होती है। इस बात को आप सभी को, हम सभी को समझना चाहिए। हम कर्ज कब लेते हैं? यह खाता पिछले कुछ सालों से बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि सरकारी कंपनियों की हिस्सेदारी बेचने से मिलने वाली रकम भी यहीं आती है। और सरकार अगर किसी नई कंपनी को बाजार में लिस्ट करवाए या उसे बोनस शेयर मिले, तो वो भी जैसे जैसे वो लक्ष्य बढ़ता है वैसे वैसे ही सरकार की कमाई में इस खाते का हिस्सा भी बढ़ता है। 2019-20 के बजट में यह 3% था, लेकिन 20-21 के बजट में 6% हो गया। यह अलग बात है कि उसमें से कितना हाथ में आता है। अब तक हम 80% कमाई का हिस्सा जोड़ चुके हैं, लेकिन फिर जो 20% हिस्सा बचता है वह कहां से आता है? वो आता है कर्ज लेकर, सरकारी बॉन्ड जारी करने से लेकर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं या दूसरे देशों की सरकारों से मिलने वाले कर्ज तक यही दर्ज होते हैं। अगर तरक्की की रफ्तार तेज हो तो कर्ज लेना और चुकाना मुश्किल नहीं होता। इसलिए विकासशील देश घाटे की अर्थव्यवस्था चलाते हैं और तरक्की की रफ्तार बढ़ाने पर अपने कर्ज उतारते रहते हैं। यह फायदा होता है विकासशील देशों का। लेकिन अगर तरक्की पर सवाल हो, कमाई कम हो रही हो, तो यह गले का फंदा भी बन जाता है, यह बड़ी मुसीबत भी है। तो इसे तरक्की देश की मांग है। जब कर्ज लेना है तो तरक्की दिखानी पड़ेगी, तरक्की करनी पड़ेगी, तभी हम उस कर्ज को उतार पाएंगे, वरना देश का हर नागरिक कर्ज में डूबा होगा। तो अब आप ये तो समझ ही गए होंगे कि भारत सरकार को किन माध्यमों से कैसे, या राज्य सरकारों को कैसे उनकी कमाई का साधन क्या है, कैसे वो अपने पैसों को कहां से जनरेट करते हैं, कहां से लाते हैं जो वो खर्च करते हैं। इससे आप ये भी समझ गए होंगे कि सरकारों को उनके राजस्व की बढ़ोतरी में देश के हर नागरिक का योगदान होता है, देश के हर तबके का योगदान होता है। जरूरी नहीं है कि जो लोग अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी की सरकार जो दिल्ली में इस महंगाई में जो वो बिजली 200 यूनिट तक फ्री दे रहे हैं, पानी फ्री दे रहे हैं, शिक्षा में जो उन्होंने काम किया है, अस्पताल या स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो काम किया है, वो अन्य राज्य सरकारों की तुलना में ज्यादा है। ये माने या ना माने, ये कठोर या कटु सत्य है। भले कहने के लिए हम ये कह सकते हैं कि दिल्ली एक छोटा सा राज्य है, लेकिन हर राज्य का उसके अनुपात में ही उसका बजट भी होता है। दिल्ली ही एक ऐसा राज्य है जिसने जब
आम आदमी पार्टी ने जब सरकार संभाली थी उस समय उसका बजट क्या था और आज उसका बजट क्या है, जो बजट में बढ़ोतरी कहां से हुई। इसका मतलब है कि टैक्स कलेक्शन उनका अच्छा हुआ, और जब अच्छा हुआ तो उसी को उन्होंने वापस किया, वहां की जनता को वापस किया, अलग अलग रूपों में वापस किया। लेकिन यही एक ऐसी सरकार है जिसने ये नहीं कहा कि हम वहां की प्रजा पर, वहां की जनता पर हम एहसान कर रहे हैं, मान धन दे रहे हैं, या ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। यही कहती आ रही है ये उनका हक है, ये उन्हें मिलना चाहिए। दिल्ली सरकार जनता को उन्हीं का पैसा वापस करती है। आप एक मोटा मोटा हिसाब लगा लें, मैं महाराष्ट्र से अगर तुलना करूं, 200 यूनिट बिजली अगर है आप खर्च कर रहे हैं तो 1500 के आसपास आपको हर महीने पेमेंट पे करना पड़ेगा, बिजली के बिल का भुगतान करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि साल में कितना हो गया, 18,000। तो सीधे सीधे 18,000 रुपया अगर ये होता है तो बचत हो रहा है। अब इतना अगर बचत अगर किसी का होता है तो वो 18,000 कहीं ना कहीं किसी रूप में जब वो बचता है तो मार्केट में ही आएगा, वो रोलिंग पैसों की होती रहेगी। इस बात को भी समझना पड़ेगा। उसी तरह से पानी में बचा हुआ, स्वास्थ्य में जिस तरह का उन्होंने जो दिया हुआ है वो अन्य किसी प्रदेश की सरकारें क्यों नहीं देती। इस देश का अगर सबसे बड़ा कोई सूबा है तो वो उत्तर प्रदेश है, तो वहां का बजट भी उसी अनुपात में ज्यादा है। तो वहां पर क्या हो रहा है, शिक्षा का बजट क्या है, पिछले 2-3 सालों का आप बजट निकाल लीजिए, शिक्षा का बजट, आप इसके बाद में आप देख लीजिए कि कितना बजट में बढ़ोतरी हुई है, अन्य मदों में कहां पर जाके हुआ है। मैं एक छोटा सा ये बता देता हूं, अरविंद केजरीवाल ने 2021 के लिए जो बजट पेश किया था वो 65,000 करोड़ रुपए का था, जिसमें से स्वास्थ्य क्षेत्र में 7,704 करोड़, शिक्षा पर 24% का बजट था। है किसी का जो टोटल बजट का 24% शिक्षा पर ये कर सके? कोई राज्य सरकार करके दिखाए। अगर किसी ने किया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं भी देखना चाहता हूं कौन सी राज्य सरकार है जिसने शिक्षा में 24% बजट निर्धारित किया है और कितना परसेंट उसने साल भर में उसको फिर यूज किया है उस 24% का। आपको समझ जाएगा, यह तुलनात्मक अध्ययन है। तो कोई सरकारें किसी भी आम नागरिक को कुछ भी फ्री नहीं देती, इस बात को आप सभी समझ लीजिए। मैं तो हैरान हूं कि इस देश का पढ़ा लिखा वर्ग भी हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद और इन सब के चक्कर में है। आज ग्लोबलाइज का जमाना है, वो दिन गए। हम उस पीछे के इतिहास को याद करके हम आने वाले कल को खराब नहीं कर सकते। आज सिर्फ सीमाएं देश को निर्धारित करती हैं। व्यापार जो होता है, धंधा जो होता है, वो देश को निर्धारित नहीं करता। वो सीमाएं पार करके अपना काम करता है, अपना व्यापार करता है। भाषा धर्म में हमें नहीं बंटना है, हमें सिर्फ और सिर्फ तरक्की देखना है। यदि आज आपके पास शिक्षा होगी, अच्छी शिक्षा होगी, तो आप अच्छा सोचोगे, अच्छा करोगे और अच्छे भविष्य का निर्माण होगा, अच्छे देश का निर्माण होगा, अच्छे समाज का निर्माण होगा। या हम नफरत वाली दुनिया दे के जाना चाहते हैं? यह हम सभी को बैठ के सोचना पड़ेगा कि हम क्या देना चाहते हैं। हमने कांग्रेस के गवर्नमेंट को देखा, हमने बीजेपी के सरकार को देखा। इनकी सरकारों में सरकार चलाने का कोई फर्क नहीं है। यही बीजेपी की सरकार थी जब कांग्रेस एफडीआई ला रही थी, तो बीजेपी ने उसका विरोध किया था जब विपक्ष में थे, जब सरकार में नहीं थे। लेकिन आज क्या कर रहे हैं? यही कांग्रेस की सरकार थी जब सरकारी चीजों को जब बेच रही थी तो बीजेपी ने उसका विरोध किया था। आज वो क्या कर रहे हैं? आज वो भी उसी बात को, उसी चीज को कर रहे हैं। जब बीपीसीएल, इंडियन ऑयल जैसी कंपनियों को बेचने के लिए सोचा जा सकता है, जो आपके 9 रत्नों में है, जो कमाई करके आपको दे रहे हैं, जो आपको रेवेन्यू दे रहे हैं, हर साल रेवेन्यू दे रहे हैं, आप उसको बेच के एक ही बार में खत्म कर देना चाहते हैं। आप क्यों नहीं चला सकते?
अगर कोई प्राइवेट कंपनी उसको लेके चला सकती है तो सरकारें क्यों नहीं चल। इसका मतलब है कि हम अक्षम्य लोगों को चुनकर भेज रहे हैं जिनमें वो मादा नहीं है कि देश चलाए, देश चलाने का मादा नहीं, फिर भी हम उसे दे रहे हैं। क्योंकि हमारी जो चुनावी व्यवस्था इतनी खराब हो गई है कि आज पढ़ा लिखा ईमानदार व्यक्ति जीत कर जा ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पास पूंजी नहीं है। यदि जो आदमी चुनाव में 50 लाख करोड़ों खर्चा करके जाएगा तो वो खाक जनता के हितों के बारे में सोचेगा? कभी नहीं सोच सकता। इस बात को आप सभी ध्यान याद रखिए। जब तक हम उन व्यक्तियों को, सही व्यक्तियों को चुनकर वहां तक नहीं भेजेंगे, देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। यह सिर्फ दिखाने वाली बातें हैं, यह सिर्फ बोलने वाली बातें हैं, बताने वाली बातें हैं। देश तरक्की कभी नहीं कर सकता। देश की आजादी के बाद से आज तक हमारा बजट बहुत है। अगर ये ईमानदारी से वो सभी काम हुए होते तो आज हम फिर से वही सोने की चिड़िया होते। लेकिन हिसाब लगा लीजिए, जब से हमारे देश में सरकारें बनी हैं और आज तक जो नेता मंत्री बने हैं या जो संतरी हैं या जो छोटे से लोग भी हैं, उनकी अपनी वेल्थ कितनी बड़ी है देश के वेल्थ की अपेक्षा, यह भी आपको सोचना चाहिए। फिर भी हम उन्हीं लोगों के गुण गाते हैं, उन्हीं लोगों के पीछे दौड़ते हैं। कब समझेंगे हम इस बात को? यह मन में एक दर्द है। हम ऐसे चोर उचक्कों को हम वहां बिठा देते हैं संसद में, ऐसे लोग वहां पर बैठ के हमारे देश का नीति निर्धारित करते हैं जो अपनी नीति नहीं निर्धारित कर सकते हैं, जिसमें ईमानदारी नाम की कोई चीज नहीं है। वो लोग वहां बैठ के कानून बनाते हैं। वो कानून व्यापारियों के लिए नहीं बनाएंगे तो क्या देश हित में बनाएंगे? कभी नहीं हो सकता है। जनता पिसती रहेगी। कल भी पिसती थी, आज भी पिसती है और कल भी रहेगी। इस बात को आप याद रखिए। इसीलिए अब आप देखिए कि इन चोरों में ईमानदार कौन है जो जनता के लिए सोचता है। जब आप मजबूत होंगे तो देश मजबूत होगा। इस बात को याद रखिए। सरहदें अपने आप मजबूत हो जाएंगी। सरहदों से जब वहां से जब कोई अंदर आता है तो हमारे अपने ही उसकी मदद करते हैं। क्यों? क्योंकि हम आंतरिक रूप से कमजोर हैं। अगर हम मजबूत हो जाएंगे, सरहद हमारी अपने आप मजबूत होगी। किसी की हिम्मत नहीं होगी हमारे ऊपर आंख उठा के देखने की। ये रफाल और ये सभी चीजें आती रहेंगी, देश तरक्की करता रहेगा, टेक्नोलॉजी आती रहेंगी, हमें उसके साथ में भी आगे बढ़ना होता है। लेकिन क्या वही बढ़ने का मापदंड है? हमारा और आपका बढ़ने का मापदंड नहीं है। आज देश की कितनी प्रतिशत जनता है जो गरीबी रेखा के नीचे है? उनके बारे में हम कब सोचेंगे? अगर कोई सोचता है तो हम सब कहते हैं, या हम में से लोग कहते हैं कि मुफ्त में बांट रहे हैं। तो इस बात को सोचिए और समझिए, मुफ्त में कोई भी चीज, कोई भी सरकार कुछ नहीं देती। हमारा ही हमें मिलता है। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप इस बात को समझिए और जो अच्छी विचारधारा के लोग हैं, जो जनता के लिए सोचते हैं, आप ऐसे लोगों के लिए काम करिए, ऐसे लोगों के लिए सोचिए, उन्हें आने का मौका दीजिए। वैसे भी राजनीति गंदगी चीज है, लेकिन अगर सभी ऐसे सोचेंगे, यही तो देश चलाते हैं। अगर गंदे लोग ही वहां पहुंच जाएंगे तो देश क्या होगा वो हम देख रहे हैं। कहां से कहां चले गया। आज हम उन्मादी हो गए हैं। हम सब में उन्माद भर दिया गया है। आज कोई भी तार्किक रूप से सोचने के लिए तैयार नहीं है, न समझने के लिए तैयार है। तो मेरा आप सब से अपील है कि आप सब उस बात को समझें। जो लोग कहते हैं कि फ्री में मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है, फ्री में क्या मिल रहा है? फ्री में कुछ नहीं मिल रहा है। हमें हमारा ही मिल रहा है। सरकारें कोई एहसान नहीं करती, हम उन पे एहसान करते हैं। इस बात को जब आप और हम समझने लगेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा। अब मैं अपने इस वीडियो को यहीं पे पूर्ण विराम देता हूं।
अगले फिर किसी वीडियो में अगले अन्य किसी विषय पर फिर से मिलूंगा। धन्यवाद।